चलिए टॉपिक आपका टाइप ऑफ प्रोस्पेक्ट। सबसे पहला प्रोस्पेक्ट है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट कंपनी के द्वारा एक्चुअल मेन प्रोस्पेक्ट नहीं होता। कई बार कंपनी सब्सक्रिप्शन जो है जल्दी बेस पे करना चाहती है, तो 3 दिन पहले सब्सक्रिप्शन से ये प्रोस्पेक्ट बनाया जाता है और रजिस्ट्रार के पास अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। इसको बोलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट। इसमें प्रॉपर डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं होती, हाईलाइट वाली इंफॉर्मेशन होती है कंपनी की, मीन्स प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलने वाली। दूसरा आता है सेल्फ प्रोस्पेक्ट। सेल्फ प्रोस्पेक्ट वो होते हैं जो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा बनाए जाते हैं। कंपनी उसको जनरेट नहीं करती। मान लीजिए कंपनी अपने शेयर सेल करवाने की कोशिश कर रही है किसी बैंक के थ्रू, किसी अंडरराइटर के थ्रू, तो वो खुद जब प्रोस्पेक्ट रेडी करते हैं कंपनी के लिए तो उसको बोलते हैं सेल्फ प्रोस्पेक्ट। एक आता है अब्रिज्ड प्रोस्पेक्ट। अब्रिज्ड प्रोस्पेक्ट एक मेन प्रोस्पेक्ट होता है जिसको कंपनी प्रॉपर शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में बनाती है, मीन जल्दी से इस प्रोस्पेक्ट बना के रजिस्टर के ऊपर भेजेगी, ये कंपनी खुद बनाती है, इसको अब्रिज्ड प्रोस्पेक्ट बोलते हैं। उसके बाद है कि डीम्ड प्रोस्पेक्ट। कई बार कंपनी प्रोस्पेक्ट रेडी नहीं कर पाती तो ऐसे ही कोई स्टेटमेंट इशू कर देती है जिसमें कस्टमर की इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, तो उसको हम मानते हैं डीम्ड प्रोस्पेक्ट, जिसको मान के चलना पड़ता है कि ये प्रोस्पेक्ट ही है। एक्चुअल में डिटेल में उसमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको। कंपनी ने कोई स्टेटमेंट इशू कर दी या कोई परफॉर्मा इशू कर दी है सब्सक्रिप्शन के लिए, सिर्फ शेयर को बेचने के लिए, तो उसको हम प्रोस्पेक्ट ही मान लेते हैं। उसके बाद है स्टेटमेंट इन द लिeu ऑफ प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट की जगह पे कई बार कोई स्टेटमेंट डायरेक्टर की बेस पे मिल गई, डायरेक्टर का अपनी जिम्मेवारी पे मार्केट में शेयर सेल कर रहे हैं या फिर कंपनी के मैनेजर सेल कर रहे हैं, तो उस तरह के जो स्टेटमेंट को भी प्रोस्पेक्ट मानते हैं। कई बार कंपनी सिर्फ रिटर्न ऑर्डर में एक पेज पर ही कोई परफॉर्मा या फिर एडवर्टाइजमेंट कर देती है, तो उसको भी हम लोग स्टेटमेंट्स में प्रोस्पेक्ट ही मानेंगे। गोल्डन रूल ऑफ फ्रेमिंग ए प्रोस्पेक्ट। कोई भी कंपनी के लिए जो गोल्डन रूल है प्रोस्पेक्ट बनाने का वो ये है कि कंपनी प्रॉपर डिटेल में इंफॉर्मेशन देकर ही बनाएगी एज पर दी कंपनी एक्ट 1956 और उसके बाद 2013 में जो हमारा कंपनी एक्ट आया उसके अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी अगर प्रोस्पेक्ट बनाएगी तो डिटेल में कंपनी की इंफॉर्मेशन देने के बाद वहाँ पर देयर मस्ट बी कंपनी की प्रोफाइल, उसके बाद उसकी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल कंडीशन, फिर उसके बाद उसकी जनरल नॉलेज जो उसमें डायरेक्टर्स वगैरह हैं, लास्ट में जाके कस्टमर की इंफॉर्मेशन की परफॉर्मा बनेगा। इस तरह की कंडीशन फाइल को बोलेंगे प्रोस्पेक्ट। जो ये प्रोस्पेक्ट बनेगा हमेशा कंपनी स्टेप बाय स्टेप ही बनाएगी, प्लस उसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक ही पैराग्राफ में सारा काम कंप्लीट कर देंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराग्राफ फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टेटमेंट्स, अलग अलग स्टेटमेंट के लिए अलग अलग पैराग्राफ बनेंगे। फिर है मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्ट। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी मिस स्टेटमेंट भी कर देती है, बताना कुछ और होता है, प्रोस्पेक्ट में बता कुछ और देते हैं, तो उन चीज़ों को सही करने की जिम्मेवारी भी कंपनी की खुद की ही होती है। कौन कौन सी चीज़ों में कई बार मिस स्टेटमेंट्स हो जाती हैं? सबसे पहले एग्जम्पशन फ्रॉम द लायबिलिटी। कई बार कंपनी लायबिलिटी के बारे में बता ही नहीं पाती। छूट तो होती है वैसे कंपनी को, ऐसा नहीं है कि कंपनी इन चीज़ों को ना लिखे तो चल जाए, चल भी सकता है। मीन्स कंपनी अगर चाहे तो लायबिलिटी ना भी लिखे स्टेटमेंट में कि हमारे जो शेयर होल्डर हैं उनकी लायबिलिटी कितनी है, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, वो नहीं भी बताएगी तो भी चल जाएगा। लेकिन जो शेयर आपने इशू किए हैं उसके लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी होगी कि हम लोग जो शेयर इशू कर रहे हैं उसमें जो शेयर होल्डर बनेंगे उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी या फिर अनलिमिटेड होगी। दूसरा उन्होंने बताया कि लायबिलिटी फॉर द कंपनसेशन। अगर किसी बंदे को कोई मुआवजे मिलेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें लिखने की जरूरत है प्रोस्पेक्ट में कि कल को कंपनी अगर आपके शेयर ना भी दे पाई तो उसमें आपको क्या बेनिफिट होंगे, ये उसमें प्रोस्पेक्ट में देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन देनदारी पहले ही शेयर होल्डर्स को कंप्लीट पता लग जाती है कि इसमें हमें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। डैमेजेस फॉर द फ्रॉड। अगर किसी बंदे के कोई फ्रॉड होंगे तो उसमें कंपनी में आपको क्या क्या मिलेगा, उन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। ये भी कुछ बंदे मिस स्टेटमेंट भी करते हैं स्टेटमेंट, लेकिन ये सही करके दिखाना कंपनी में ज़रूरी होगा। क्रिमिनल लायबिलिटी। अगर किसी प्रकार का कोई केस चलता है, जैसे हम बोले कि धोखाधड़ी हो जाती है, तो क्रिमिनल लायबिलिटी क्या बनती है? कंपनी के खिलाफ केस लग सकता है, नहीं लग सकता, किस बेस पे जाके लग सकता है, तो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी ने पहले कोई नुकसान हुआ है, जब कंपनी को पहला भी कोई केस लगा था तो उसकी जिम्मेवारी भी कंपनी की होती है। मिस स्टेटमेंट में कई बार कंपनी बताती नहीं है, तो कंपनी की ये भी जिम्मेवारी होती है कि वो चीज़ भी प्रोस्पेक्ट में बताए कि पहले कोई केस लगा था, हमने वो केस जीता है या हारे हैं, वो सारी चीज़ें कंडीशंस में पहले ही कंप्लीट होनी चाहिए। और कुछ को प्रोस्पेक्ट में ज़रूरत नहीं है, मे भी आपको ये चाहिए ना भी पूछें प्रोस्पेक्ट में, आपको क्वेश्चन जो आ सकता है प्रोस्पेक्ट क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्ट्स, या फिर जनरल रूल ऑफ द प्रोस्पेक्ट, जो हमने कल की क्लास में ख़त्म कर लिया। ये प्रोस्पेक्ट का टॉपिक तो हुआ आपका ख़त्म।
कोई क्वेश्चन किसी का हो पूछने वाला तो पूछ सकते हैं। उसके बाद रेजिंग ऑफ कैपिटल। सबसे पहले बात करते हैं अभी शेयर कैपिटल होती क्या है। कैपिटल सबको पता है कि कंपनी जब बिजनेस स्टार्ट करेगी तो उसको पैसे की जरूरत चाहिए, तो पैसा मार्केट से ही इकट्ठा करते हैं, क्योंकि सारा पैसा खुद कोई शेयर होल्डर पैसा लगा के कंपनी स्टार्ट नहीं करते हैं, उनको मार्केट से ही पैसा इकट्ठा करना होता है। तो पहले बात करते हैं भी शेयर कैपिटल होती क्या है। शेयर कैपिटल इज द मनी इफ ए कंपनी रेजेस फ्रॉम द इशू ए कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक। कंपनी जो मार्केट में अपने कॉमन स्टॉक को जब इशू करके पैसे को इकट्ठा करती है उसको बोलते हैं हम लोग शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल एक यूनिट्स में ही होते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई गुड्स डिलीवर होंगी। शेयर कैपिटल का एक सर्टिफिकेट हर एक पर्सन को डिलीवर होता है या फिर इशू होता है, जिस बेस पे वो कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है। जितनी भी कंपनी ने अपनी कैपिटल को शेयर में कन्वर्ट किया होगा, जितने शेयर, मान लो कंपनी की 10 लाख की कैपिटल है, 10 रुपये का एक है, तो कंपनी के शेयर जो हैं 1 लाख बन जाएंगे। वो 1 लाख शेयर यूनिट्स में जब लोगों को आगे बेचे जाते हैं तो कंपनी की शेयर कैपिटल ऑटोमोड को कंबाइन करके बन जाती है। फिर आती है टाइप्स ऑफ द शेयर कैपिटल। कंपनी में जो शेयर कैपिटल होगी वो कितने प्रकार की होगी। सबसे पहले नॉमिनल, अथोराइज और रजिस्टर्ड। जब कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है उस टाइम पे जब कंपनी बताती है कि हम लोग इतने बिजनेस से पैसा स्टार्ट करेंगे, तो उस तरह की कैपिटल को रजिस्टर्ड कैपिटल बोला जाता है। मान लो कंपनी ने बिजनेस बोला कि हम लोग 10 लाख से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो 10 लाख कैपिटल कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल है। ज़रूरी नहीं है कि वो 10 लाख उसी टाइम पे ही शो करेंगे। बता सकते हैं कि बिजनेस हम इतने टाइम इतने बिजनेस इतने पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और उसमें कंडीशन भी होती है कि ये पैसा हम लोग इतने टाइम में इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद ही उनको कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट बिजनेस का मिलता है। दूसरी है हमारे पास है इशूड कैपिटल। अगर कंपनी ने बोला है कि हमारी 10 लाख रजिस्टर्ड कैपिटल है, उसमें से करंट टाइम में हम लोग कितना मार्केट में शेयर इशू करेंगे, उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। कंपनी बोलती है कि हम आज 5 लाख का शेयर इशू करने जा रहे हैं, तो 5 लाख जो होगा वो इशूड कैपिटल हो जाएगा। थर्ड आती है हमारे पास सब्सक्राइब कैपिटल। 5 लाख के शेयर कंपनी ने मार्केट में बेच दिए और लोगों ने खरीद भी लिए। मान लो 4 लाख के शेयर खरीदे लोगों ने, तो 4 लाख क्या बन जाएगा, सब्सक्राइब कैपिटल। पहले कंपनी की रजिस्टर्ड, फिर कंपनी इशू करेगी, उसके बाद जो लोग खरीदेंगे, जितनी उन्होंने खरीद ली, जितना पैसा कंपनी के पास आ गया, वो उनकी सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगी। फिर आती है कॉल्ड अप कैपिटल। जब भी कंपनी शेयर खरीदती है, शेयर बेचती है, उसमें भी कंडीशन होती है, इस बेस पे पैसा आता है कंपनी के पास। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फिर आता है कई बार फर्स्ट कॉल होता है, सेकंड कॉल होता है, कई बार फाइनल कॉल ही होता है सीधा। तो ये कंडीशन कंपनी बोले कॉल्ड अप कैपिटल। अगर कंपनी ने पहले जब शेयर इशू किए 5 लाख के, उसमें लोगों ने 4 लाख के खरीद लिए, कंपनी ने लॉट भी कर दिया, लेकिन सारे पैसे एक बार में नहीं लेती कंपनी, तो कुछ पैसा अगर पेंडिंग है कॉल में, तो उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। फिर आती है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल होती है कि जब कैपिटल टोटल ये सारे टाइप्स कंप्लीट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। आपने शेयर खरीदे 5 लाख के, पूरे 5 लाख कंपनी को पे कर दिए डिफरेंट स्टेप में, तो उसको हम बोलेंगे पेड अप कैपिटल। एक आती है अनकॉल कैपिटल। कंपनी ने पैसे मंगा लिए एप्लीकेशन के अलॉटमेंट के, ये पेंडिंग अभी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, तो उसको बोलेंगे अनपेड कॉल कैपिटल। फिर आता है रिजर्व कैपिटल। ये कंपनी का एक स्पेशल कैपिटल होता है, ज़रूरी नहीं है कि कंपनी इसको इशू करे या ना करे। जैसे मैंने बोला कंपनी का 10 लाख का बिजनेस है, वो बोलेगी कि मार्केट से जब हम लोग 9 लाख इकट्ठा करेंगे, 1 लाख रुपए रिजर्व रखेंगे, इमरजेंसी टाइम पे अगर हमें लगा कि बिजनेस को आगे और बढ़ाना है या कुछ पैसे की जरूरत है, तब हम लोग उसको इशू कर लेंगे। इस तरह की कैपिटल को हम लोग रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कंपनी को कि ये शो करना है, अगर कंपनी शो करती है तो शो भी कर सकती है। कैसे? रिजर्व कैपिटल कंपनी का एक स्पेशल कैपिटल होता है, कंपनी चाहे उसको इशू कर सकती है, चाहे ना करे तो ना भी, इमरजेंसी बेस पे ही इसको इशू करते हैं। मैंने बोला कि उनको पता है कि 10 लाख की कैप बिजनेस है, 9 लाख से हमारा काम चल रहा है, तो हम लोग 1 लाख इशू करेंगे ही नहीं, जब जरूरत होगी तो कर लेंगे, या फिर डायरेक्ट ही मार्केट में बेचने की बजाय हम लोग अपनी कंपनी के शेयर होल्डर को पैसा दे के, शेयर से दे के उनके और पैसे इकट्ठा करवा लेंगे। फिर आता है कि मीनिंग ऑफ शेयर एंड स्टॉक। शेयर क्या होता है कि कंपनी की शेयर कैपिटल को जब डिवाइड किया जाता है डिफरेंट यूनिट में, उसको शेयर बोला जाता है। जैसे बोला कि 10 लाख की कैपिटल है, इसको कैपिटल में जो शेयर है वो 10 रुपए का है, तो कंपनी के शेयर्स डिवाइड करके कितने के बन जाएंगे, 1 लाख के बन जाएंगे। तो जो यूनिट्स में जब हम कन्वर्ट करते हैं शेयर कैपिटल को, उसको क्या बोलते हैं, शेयर। स्टॉक क्या होता है, कंपनी का स्टॉक जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करती है उसको बोलते हैं। लेकिन कंपनी जब भी स्टॉक इशू करती है वो यूनिट में इशू नहीं करती,
कई बार कंपनीज मार्केट में शेयर इशू कर रहे हैं, ठीक है, कई बार स्टॉक भी इशू कर देते हैं। तो स्टॉक हमेशा कंबाइन फॉर्म में इशू होता है, 100 रुपये का, 200 रुपये का, 300 का, 1000 का, 5000 का, लाख का, ऐसे इशू होगा। उसमें कभी भी यूनिट नहीं होते। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। फिर है भी दोनों में डिफरेंस उन्होंने कुछ पॉइंट लिखे भी हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द नॉमिनल वैल्यू, शेयर की नॉमिनल वैल्यू होती है, स्टॉक की कोई भी नॉमिनल वैल्यू नहीं होती। जैसे मैंने बोला शेयर 10 रुपये का है, लेकिन स्टॉक में ऐसा कुछ नहीं होता, अभी 1 पीस स्टॉक का, 2 पीस, ऐसा नहीं कभी होगा। स्टॉक हमेशा कंबाइन वैल्यू में ही मिलेगा आपको। ऑन द बेसिस ऑफ द फुली पेड अप वैल्यू, शेयर में वैल्यूज ऐसे चल सकती हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, लेकिन सॉरी जो आपका स्टॉक है उसमें कुछ नहीं होता। अभी कोल्ड अप स्टॉक या पेड अप स्टॉक ऐसा नहीं है, एक ही बार में सारी वैल्यू कंप्लीट आपको करनी पड़ती है। ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिनल इशू, शेयर हमेशा पब्लिक को इशू किए जाते हैं। स्टॉक जो हमेशा मोस्टली कंपनी के जो पहले से शेयर होल्डर होते हैं उन्हीं को इशू किए जाते हैं। मार्केट में स्टॉक जो है कम ही इशू होता है। ऑन द बेसिस ऑफ डिनोमिनेशन, शेयर में डिनोमिनेशन मिल जाएंगी, इक्वल डिनोमिनेशन मिल जाएंगी 10, 5, 8, 9, लेकिन स्टॉक में इक्वल डिनोमिनेशन कुछ नहीं होती, वो टोटल वैल्यू में ही सेल होगा। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट नंबर्स, शेयर के डिफरेंट नंबर हो सकते हैं, लेकिन स्टॉक का भी डिफरेंट नंबर नहीं होते। स्टॉक का नाम सिर्फ स्टॉक है तो स्टॉक में ही इशू होगा। फिर हमारे पास आते हैं काइंड्स ऑफ द शेयर, कंपनी के जो शेयर्स होंगे वो कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर्स आर दी इक्विटी शेयर होल्डर आर दी ओनर ऑफ द कंपनी। जिसके पास भी कंपनी के इक्विटी शेयर्स होंगे वो कंपनी के ओनर से ही होते हैं। उनके पास टोटल वोटिंग राइट्स, कंपनी के कंपनी की मीटिंग को अटेंड करने के राइट्स, मीटिंग में बोलने के राइट्स, ये सारे राइट्स उनके पास होते हैं। कंपनी में डिविडेंड लेने का राइट भी उनके पास ही होता है। कंपनी जो रजिस्टर्ड होती है, जो मिनिमम 7 मेंबर चाहिए, वो इक्विटी शेयर होल्डर के ही होते हैं। जो भी कंपनी में, जैसे मान लो कंपनी शेयर कैपिटल बनाएगी तो 3 तरीके से बना सकती है, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर। ये कंपनी के ओनर यही होते हैं। इन्होंने लिखा भी इक्विटी कितने प्रकार के होंगे। सबसे पहले अथॉराइज्ड शेयर कैपिटल, जब कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो जो पर्सन साथ में गए हैं वो अथॉराइज्ड शेयर कैपिटल वाले इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। दूसरे हैं इशूड शेयर कैपिटल। कंपनी को लगता है कि हम जितने पर्सन ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया है, इसके अलावा कुछ और पर्सन भी चाहिए जो एक्स्ट्रा पैसा लगा, क्योंकि इनको ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है कंपनी में, जो ज़्यादा पैसा लगा के हमारी कंपनी में हमें हेल्प कर सकते हैं हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो उसका जो बंदों को शेयर इशू किए जाते हैं और बंदे ले लेते हैं उन शेयर को, तो बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, जिन्होंने कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदे होते हैं वो सब्सक्राइब्ड पर्सन बोल जाते हैं। बोनस शेयर, कई बार इक्विटी वाले पर्सन को ही स्पेशल कोई और शेयर इशू कर दे, जैसे मैं बोलूँ कि रिजर्व में कोई शेयर उनको इशू कर दिया और उसकी कॉस्ट उनको नहीं दी गई, जैसे कि डिविडेंड की वजह उनको शेयर इशू कर दिए, तो उसको हम बोलते हैं बोनस शेयर्स। राइट शेयर, कंपनी जब भी शेयर इशू करती है तो सबसे पहले राइट भी इनके पास होता है। मान लो कंपनी को लगता है कि अब मार्केट से और पैसा इकट्ठा करना है, तो सबसे पहला राइट भी इनको ही होता है कि हमें और शेयर, ये बंदा चाहे खरीदना चाहे तो और कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, तो इनको राइट्स ये भी होते हैं। फिर हमारे पास दूसरे जो शेयर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर होते हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर नहीं होते, सिंपल से वर्ड में बात करें। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है, जब भी कंपनी डिविडेंड पे करती है, मतलब कि जो इंटरेस्ट पे करती है, फॉर्म है इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा, डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलेगा। नेम कंपनी में ऐसा चलता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक प्रेफरेंस होती है कि जब भी कंपनी डिविडेंड इशू करेगी तो सबसे पहले नंबर पे पैसा जो मिलेगा वो इनको मिलेगा, इनको दूसरे नंबर पे, बाद में जहाँ उनको भी दूसरे नंबर मिल जाता है, ये ओनर को बाद में पैसा मिलेगा, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी में लॉस हो प्रॉफिट हो, इनको हर साल पैसा मिलेगा। हम ऐसा बोल सकते हैं कि एवरी ईयर। कुछ भी ये लोग नहीं देखते, कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, इनको हर साल पैसा चाहिए चाहिए। ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं। मान लीजिए कंपनी में लॉस हो गया तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देंगे, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिवेंचर्स वालों के साथ एडजस्टमेंट कर लेते हैं क्योंकि इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, लेकिन प्रेफरेंस वालों का कंपनी के ऊपर बर्डन ही होता है कि उनको हर साल जहाँ मर्जी से पैसा इकट्ठा करें, चाहे किसी को उठा के ले जाएं, चाहे किसी को फेंक के आ जाएं, इनके लिए पैसा कहीं से भी लेके आना ही पड़ेगा। तो ये डिफरेंस क्लियर हो गया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होते हैं, मीन्स इनका नाम से ही क्लियर है कि इनको हर जगह पे प्रेफरेंस मिलती है। ये भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इनके बारे में आगे बढ़ते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब हो गया, भी मान लीजिए कंपनी का प्रॉफिट आया, हर साल चल रहा है 10 लाख रुपए, और इनको बीच में से 10% मिल ही रहा है, हर बार फिक्स मिल रहा है। बाई द वे कंपनी 15 लाख कमा लेती है, तो ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कम्युलेटिव वाले होंगे
तो वे बोल सकते हैं कि हमें 10% की ज़्यादा 5% और दो या 2% और दो, मीन्स एक्स्ट्रा प्रॉफिट में हिस्सा ले सकते हैं, उनको बोलते हैं कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ये भी डिफरेंट टाइप्स में आता है। उसके बाद नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, सिर्फ वही प्रेफरेंस शेयर होल्डर जितना उनका हर साल के लिए बोला गया वही हिस्सा मिलेगा, वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए कभी भी नहीं बोल सकते। थर्ड है आपके पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो होंगे जो कंपनी की मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मीन्स वहाँ पर वोटिंग कर सकते हैं, वहाँ पर बोल सकते हैं, उनकी मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हैं, उनके मिनट्स को लेना चाहें मीटिंग की तो वो भी वो ले सकते हैं, उनको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। सर प्रेफरेंस शेयर कर सकते हैं पार्टिसिपेट? हाँ, अगर कंपनी के राइट्स दिए हैं तो डिफरेंट टाइप्स, कंपनी जब शेयर इशू करती है तो डिफरेंट टाइप्स के करती है। ये नहीं होता कि प्रेफरेंस शेयर में क्लासेज होती हैं सबकी अलग अलग, जो जिस हिसाब से बंदा लाएगा, जिसने ज़्यादा पैसा लगाए हैं, जैसे उनको लगता है कि ये बंदा बेनिफिट है हमारे लिए, तो उसको राइट्स दे देते हैं कि आप लोग आइए पार्टिसिपेट कीजिए, हमारी मीटिंग में आइए और वहाँ पे बैठिए, कोई हल हमें कोई सुझाव देना चाहें तो दे सकते हैं। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, जिनको पार्टिसिपेट करने का कोई भी चांस नहीं होता, सिर्फ वो कंपनी में प्रॉफिट लेने के लिए ही होते हैं। उसके बाद कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं कि जब इनका टाइम पीरियड खत्म होगा, मोस्टली वैसे कंपनी इनको इशू जब करती है मोर देन 5 ईयर के लिए इशू करती है, हो सकता है 10 साल के लिए भी इशू करे। जब टाइम पीरियड खत्म होगा, मैच्योरिटी टाइम पीरियड आएगा, तो इनको किसी और क्लास में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। प्रेफरेंस से डिबेंचर में कभी नहीं जाते, प्रेफरेंस से इक्विटी में कन्वर्ट होती है अगर कंपनी ने कंडीशन दी है तो, अदरवाइज ये प्रेफरेंस रहते हैं, जब टाइम पीरियड खत्म होगा इनका पैसा देके कंपनी इनको फ्री कर देती है। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ये किसी भी क्लास में कन्वर्ट नहीं होती, जिस क्लास में रहते हैं उसी क्लास में रहते हैं, इनको ना पहली से 10वीं तक नहीं लेके जाते, पहले से ही बाहर निकाल के छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल, जिनका टाइम पीरियड खत्म होने के बाद कंपनी रिडीम कर लेगी, उनका पैसा कंपनी खुद वापस ले लेती है, उनको पैसे देके फ्री कर देगी। नॉन रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल जिनको फ्री नहीं करती कंपनी, मीन्स लाइफ टाइम के लिए इशू कर देती है कि आप लोग लाइफ टाइम एक क्लास में रहेंगे, तो उनको नॉन रिडीमेबल बोल दो। दोनों में डिफरेंस लिखना हो तो टी पॉइंट में आपकी बुक में टी पॉइंट बना के दिखाया हुआ है, तो दोनों का डिफरेंस आप पढ़ लेंगे, तो वैसे तो सारे पॉइंट वही हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। फिर आता है कि अल्टरेशन रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल। अगर शेयर कैपिटल में आपने कोई चेंजेस करने हो, अल्टरेशन का मतलब बदलना हो, रिडक्शन का मतलब कि कम करना हो, तो वो कैसे कर सकते हैं। वैसे हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था MOA में कि एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अगर आपने अल्टरेशन करनी है, उसमें था कि रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल या फिर अल्टरेशन ऑफ द शेयर कैपिटल, तो वो कर सकते हैं। उसका जो प्रोसेस था वही था कि कंपनी एक मीटिंग रखेगी, कंपनी में 21 दिन पहले शेयर होल्डर को नोटिस भेजेगी, और नोटिस के अकॉर्डिंग मीटिंग में एजेंडा पास होगा, उसमें इन फेवर वोटिंग 2/3 की होनी चाहिए। अगर वो वोटिंग पास हो जाती है तो जो रेजोल्यूशन हम लोग पास करेंगे वो रजिस्ट्रार के पास विदिन 30 डेज आपको भेजना होगा। रजिस्ट्रार के अप्रूवल के बाद आप अपनी शेयर कैपिटल को चेंज करना चाहें, बदलना चाहें, कम करना चाहें, बढ़ाना चाहें, तो वो सारे काम आप लोग कर सकते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। इन्होंने लिखा भी है अल्टरेशन में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले रिड्यूस लायबिलिटी, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं अगर उनकी लायबिलिटी को रिड्यूस करना हो, मीन्स उनको लगता है कि वो फिक्स लायबिलिटी के साथ बैठे, उनको पता है कि अनलिमिटेड के साथ हैं, उनको फिक्स में लेके आना है, तो वो काम भी आप कर सकते हैं। रिड्यूस हैवी कैपिटल एक्सपेंसिव, हमारी कैपिटल के ऊपर जो खर्चे लगते हैं उनको अगर कम करना हो तो वो भी कम कर सकते हैं। एलिमिनेट द लॉस, जो कंपनी में लॉस हो रहे हैं उनको ख़त्म करना हो। कई बार कैपिटल में हमें लॉस भी होते हैं, जैसे कि कंपनी में अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं तो मोस्टली कंपनी ज़्यादातर कई बार लॉस होने के ज़्यादा डर में रहती है, क्योंकि कंपनी इसके माइंड में रहता है कि इन लोगों को पैसा देना पड़ेगा, अगर इनको पैसा ना दिए तो हमें उठा के ले जाएंगे, कंपनी को भी बंद करवा सकते हैं, इनके पास प्रेफरेंस है। उसके बाद रिटर्न ऑफ द सरप्लस कैपिटल, जो हमारी कंपनी है कैपिटल लगी हुई उसका सरप्लस हम कैसे बना सकते हैं, कि प्रॉफिट कैसे इंक्रीज करें, इस बेस पे हम लोग कैपिटल में चेंजेस करवा सकते हैं। कंडीशन मैंने आपको पहले बताई, इन्होंने सेम लिखा है कि इफ़ द कंपनी इज अथोराइज्ड बाय द आर्टिकल टू डू, अगर कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा गया है कि आप लोग कैपिटल को चेंज कर सकते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, अदरवाइज कभी भी कंपनी कैपिटल को चेंज नहीं कर सकती। ये था आपका टॉपिक रेजिंग ऑफ शेयर कैपिटल का जो हुआ खत्म। अगर किसी का कोई पॉइंट हो तो पूछ सकते हैं।